नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे-प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं मनीष श्रीवास्तव आज आपका स्वागत करता हूँ। मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष की वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। पहले तो मैं आपको धन्यवाद कर दूँ कि आपने सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि आपके सपोर्ट से मेरे चैनल पे 80 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। मुझे बहुत बड़ी खुशी है। मैं आपका हाथ जोड़कर स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ बच्चों। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश हाउ अचीव 70-70। ये क्या है? कैसे पाएँ 70 में 70। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि सर पेपर बहुत नज़दीक है, क्या करूँ, क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ना है? आप बता दो ना सर। तो मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि बच्चों घबराने की कोई बात ही नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। आज इस फ्लो चार्ट में मैं बताऊँगा कितना नंबर, कितने नंबर के क्वेश्चन आएँगे, कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाद में करने हैं, कितने पार्ट पढ़ने हैं, कौन से टाइम में कौन से क्वेश्चन करना है। तो बिना डरे आप वीडियो में बने रहिए और फिर से कहूँगा वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ मनीष सर बताने का प्रयास कर रहे हैं और क्यों, कैसे। ये सारी चीज़ों को मैं आपसे साथ साझा करूँगा, पर वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं ये प्यारा सा सेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका पेपर होगा 70 नंबर का होगा, जिसमें 2 भाग होंगे। एक तो भाग होगा आपका ओएमआर शीट होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे, और एक भाग होगा आपका रिटन होगा जो कि 50 नंबर का होगा। तो आप मेरी बातों को ध्यान सुनिए कि 3 घंटे के जो पेपर होंगे, उस 3 घंटे के पेपर में 20 नंबर तो आपके एमसीक्यू होंगे, तो उसको निकाल दो आप, बचे 50 नंबर। 50 नंबर आपको 3 घंटे में लिखना है, और आप अगर आराम-आराम से धीरे-धीरे सोच करके, समझ करके राइटिंग बैठा कर लिखेंगे ना, तब भी आपकी कॉपी को लिखने के बाद समय बच जाएगा। परंतु हाँ, सिर्फ अपने काम से काम रखिएगा। ये नहीं कि आप कॉपी लिख लिए दूसरे को बताना शुरू कर दिए। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या पढ़ाना है आज। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का इंग्लिश का सिलेबस, जिसमें सेक्शन है। सेक्शन में से होता है भाग। एक सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और यहाँ पर है सेक्शन डी। ये क्या होता है सर, और इसमें कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं? तो सेक्शन ए जो होता है बच्चों, ये 10 नंबर का आता है। इसे कहते हैं रीडिंग। रीडिंग में से होता है पढ़ना। फिर आता है सेक्शन बी, जो कि 10 नंबर का ही होता है सेक्शन ए की तरह, जिसे राइटिंग कहते हैं। राइटिंग में से होता है लिखना। फिर आता है सेक्शन सी, जो कि 15 नंबर का होता है, और इसे हम कहते हैं ग्रामर। और ये ग्रामर पोर्शन हमें 15 नंबर देगा। और इसको थोड़ा डीपली, बहुत ज़्यादा गहराई में समझते हैं कि आपके एग्जाम में जो 10 नंबर हमें रीडिंग करना है, रीडिंग क्या चीज़ है। अगर हमारे रीडिंग करने का स्टेमिना अच्छा है, अगर हम पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं कि क्या कैसे लिखा है, क्या मीनिंग कैसे है, तो हमारे ये 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे। उस पैराग्राफ को हम पैसेज कहेंगे। और जो पैसेज होंगे, वो एक पैसेज तो 3 एमसीक्यू पूछेगा, जो कि एक पैसेज देगा, उसी पैसेज में से 3 एमसीक्यू पूछेगा। और इतना ईजी होगा, इतना ईजी होगा, आप समझ भी सकते हैं। इतना ईजी, बहुत ईजी पूछेगा, बहुत कठिन है, बहुत ईजी पूछेगा। और उसका आंसर वहीं छिपा होगा, और मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, इसी वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। और दूसरा टॉपिक होगा अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज की हिंदी होती है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें 4 क्वेश्चन पूछेगा, और ये 7 नंबर का होगा। यानी 4 क्वेश्चन जो होंगे वो उसमें 1, 2, 3, ये 3 क्वेश्चन जो होंगे वो 2-2 नंबर के होंगे। और जो चौथा नंबर प्रश्न होगा वो 1 नंबर का होगा। तो 3 जो आपके प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, तो 2 3 जा 6, यानी 6 नंबर हो गए। 1 नंबर चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो 6 1 7, यानी 7 नंबर हमारे हमें अनसीन पैसेज देंगे, और 3 नंबर हमारे पैसेज। यानी एक पैसेज से 3 एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो 3 नंबर, और दूसरे क्वेश्चन से अनसीन पैसेज सॉल्व करोगे, लिखना पड़ेगा आपको इसको, तो 7 नंबर। इधर 3 और 7 को जोड़ा तो कितना हो गया? 10 नंबर। यानी अगर पैसेज को पढ़ करके उसका आंसर दे दोगे तो 10 नंबर पा जाओगे। पहला तो ये दिमाग में हटा दो। दूसरा सेक्शन बी, ये 10 नंबर क्या है? राइटिंग। अगर लिखने का अच्छा राइटिंग है, राइटिंग क्या चीज़ होती है? जो आप लिखते हो उसी को राइटिंग कहते हैं। इतना तो आप जानते होगे। परंतु मनीष सर ये बताओ, राइटिंग तो बैठती नहीं, क्या करें? कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं लेकिन उनकी राइटिंग नहीं बैठती। राइटिंग बैठाने का बेटा एक आसान तरीका है कि आप धीरे धीरे लिखो, थोड़ा दूर-दूर लिखो, और थोड़ा बड़ा-बड़ा लिखो। अगर आप धीरे-धीरे लिखोगे, थोड़ा दूर-दूर लिखोगे, थोड़ा बड़ा-बड़ा लिखोगे, तो अभी आपके पास 1 महीने का टाइम है। आसानी से राइटिंग बैठेगी आपकी। और राइटिंग बैठेगी तो आप 2 चीज़ लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है और एक आर्टिकल लिखना है। एप्लीकेशन की हिंदी होती है प्रार्थना पर, और आर्टिकल में से होता है अनुच्छेद। जैसे इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं अनुच्छेद, लेकिन आप इंग्लिश में आर्टिकल को आर्टिकल ही कहेंगे। एस्से और आर्टिकल 2 टॉपिक होते हैं। एस्से किसे कहते हैं मनीष सर? आर्टिकल किसे कहते हैं? तो आर्टिकल में हमको हेडिंग बनानी पड़ती है, और एस्से में हमें हेडिंग दी रहती है। यदि हम हेडिंग बना करके लिखेंगे तो उसे आर्टिकल कहेंगे। हो सकता है आप हेडिंग नहीं बनाना चाहते, तो आप हेडिंग नहीं भी बनाओगे तब भी उसे आर्टिकल में लिख सकते हो। परंतु एस्से में राइटिंग में
ऐसे में हमेशा हेडिंग बना के लिखनी पड़ती है। और मैं आपको एप्लीकेशन आर्टिकल लिखने सिखाऊंगा। हिंदी के टॉपिक में भी टॉपिक है, इंग्लिश में भी है। तो एक ही बार पढ़ना है। मैं वीडियो डालूंगा कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, क्या होता है फॉर्मल लेटर, क्या होता है इनफॉर्मल लेटर, हाउ मेनी पार्ट ऑफ इनफॉर्मल लेटर एंड हाउ मेनी पार्ट ऑफ फॉर्मल लेटर, हाउ कैन बी राइट अ फॉर्मल लेटर एंड हाउ कैन बी राइट इनफॉर्मल लेटर। तो वीडियो बहुत जल्द प्रोवाइड करूंगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप चीज़ों को दिमाग में सेव करो कि सेक्शन ए रीडिंग 10 नंबर, सेक्शन बी राइटिंग 10 नंबर। अच्छे से पढ़ना सीखेंगे तो 10 नंबर, अच्छे से लिखना सीखेंगे तो 10 नंबर, 10 10 हो गया 20। इसमें हमारे जो टॉपिक एप्लीकेशन आर्टिकल है, एप्लीकेशन 4 नंबर का, आर्टिकल हमारा 6 नंबर का, 6 4 10। तो ये दोनों आशा करता हूँ सुन रहा होगा। अब आते जाते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी जो है बच्चों ये 15 नंबर का है। और 15 नंबर कैसे पाओगे? ये 15 नंबर पाने के लिए 5 MCQ पूछेगा। MCQ में कौन कौन से टॉपिक होंगे? एक तो पार्ट ऑफ स्पीच होगा, दूसरा टेंस पूछेगा, तीसरा आर्टिकल पूछेगा। इस तीनों टॉपिक से वो MCQ बनाएगा। ग्रामर का बेस है तो 5 ग्रामर के बेस में MCQ पार्ट ऑफ स्पीच टेंस आर्टिकल मिला करके पूछेगा। जैसे वो पूछेगा कि प्रेजेंट इंडिफरेंट का कोई टेंस दे देगा और उसको कहेगा पास्ट इंडिफरेंट में चेंज करो। तो ये टॉपिक में MCQ में ऑप्शन दिए रहेंगे। तो अगर अच्छे से 5 MCQ कर लोगे तो 5 नंबर पा जाओगे। फिर सेकंड नंबर प्रश्न में 3 टॉपिक हैं, पहला दूसरा तीसरा। पहले टॉपिक में नरेशन है, दूसरे टॉपिक में वॉइस है, तीसरे टॉपिक में पंक्चुएशन है। तो नरेशन क्या चीज़ होता है? नरेशन की हिंदी होती है कथन। मैं आपको इसको वीडियो डालूंगा, बताऊंगा, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ कोचिंग स्कूल में। तो इसको वीडियो डाल चुका हूँ, वीडियो के माध्यम से बच्चों को बता चुका हूँ, हर चीज़ समझा चुका हूँ। परंतु ऑनलाइन अब आया हूँ तो ऑनलाइन आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। ऑनलाइन मैं सिखाऊंगा नरेशन किसे कहते हैं। जैसे मैं ऐसे ही बताता हूँ आपको, सुनो ध्यान से। नरेशन की हिंदी होती है कथन। नरेट में से होता है कहना, नरेट से ही नरेशन बना है, जिसके 2 भाग होते हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट। और डायरेक्ट में होता है प्रत्यक्षवाच और इनडायरेक्ट में होता है अप्रत्यक्षवाच। इसको पढ़ने से पहले बच्चों इसको जानना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग वर्क किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। वो सारी चीज़ों को मैं इस टॉपिक को पढ़ाते समय आपको बताऊंगा। इसमें 5 भाग होते हैं, यानी 5 प्रकार के नरेशन होते हैं। पहला तो होता है असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव, चौथा होता है ऑप्टेटिव, पांचवा होता है एक्सामेट्री। तो आइए देखते हैं दूसरा नंबर पैसिव। पैसिव की अगर बात की है तो पैसिव आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा। पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से बनता है। एक्टिव वॉइस की हिंदी होती है कर्तवाच, पैसिव वॉइस की हिंदी होती है कर्मवाच। जिसमें कर्ता प्रधान होता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। यानी आपको टेंस अगर आता है तो आप खुश हो जाओ, आपको एक्टिव वॉइस आता है, आपको पढ़ना मात्र है पैसिव वॉइस। अगर आप पैसिव वॉइस कर लेते हो तो आप 2 नंबर पाओगे। और करना कैसे, इसका वीडियो मैं आपको बताऊंगा दिखा करके। तीसरा है पंचुएशन। पंचुएशन में कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको नरेशन अगर आप पढ़े हो तो नरेशन में कामा इन्वर्टेड कामा होता है, देखते होगे। तो कहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा लगाना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। किसी भी व्यक्ति का नाम आए, कोई भी स्थान का नाम आए तो उसका पहला अक्षर कैपिटल से करना है। शुरुआत में सबसे कोई सेंटेंस शुरू हो तो उसका पहला अक्षर कैपिटल से। कहाँ पर स्टॉप मार्क करना है, इन बातों का आपको ध्यान देना है। यदि इन बातों का ध्यान दे दिए तो 2 नंबर पंचुएशन पे, 2 नंबर वॉइस पे, 2 नंबर नरेशन पे और 5 नंबर ग्रामर के MCQ पे। तो नहीं 5 2 7 2 9 2 11, तो 11 नंबर इधर हो गए। और 4 नंबर का हमारा आएगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और 11 4 कितना हो गया 15, यानी 5 + 2 = 7, 7 + 2 = 9, 9 + टू इक्वल टू 11, 11 + 4 = 15। तो 15 नंबर ग्रामर देगा। और राइटिंग 10 नंबर और रीडिंग 10 नंबर। 10 10 20, 10 30 5 35। 10 + 10 = 20, 20 + 15 = 35। और 70 - 35 = 35, यानी 70 में से अगर 35 जाएगा तो बचेगा 35 नंबर। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी तीनों मिला करके हमको 35 नंबर देंगे। और सेक्शन डी अकेला हमको 35 नंबर देगा। यानी सेक्शन डी है क्या, पहले इसको देखो ध्यान से। सेक्शन डी यानी भाग चौथा, भाग डी 35 नंबर का है, जिसे लिटरेचर कहेंगे। पूरी किताब को, लिटरेचर की हिंदी होती है साहित्य, पूरी किताब को अगर आप पढ़ोगे तो 35 नंबर पाओगे। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि प्लीज़ लर्न दिस, कृपया किताब को पढ़िए। किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि आप नहीं पढ़े हो तो मैं फ्लो चार्ट किताब के हर एक पार्ट का आपको दूंगा, कैसे कहानी है, क्या कैसे है, सारी चीज़ों को इसी तरीके जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी तरीके से सारे पार्ट को मैं आपको दूंगा। कि भोली कौन सा पार्ट है, सरमन एडवर्नाइज कैसे पढ़ोगे, एनी फ्रैंक की डायरी कैसे पढ़ोगे, नेल्सन मंडेला कैसे पढ़ोगे, ए लेटर टू गॉड कैसे पढ़ोगे। सारे पार्ट को मैं आपको ऐसे ही फ्लो चार्ट के अनुसार दूंगा। लेकिन हाँ, आप वीडियो को सपोर्ट करेंगे और वीडियो में बने रहेंगे। आगे देखिए बच्चों, सेक्शन डी में 35 नंबर पाने के लिए हमें 3 भाग पढ़ने पड़ेंगे। पहला तो है प्रोज, दूसरा है पोटी, तीसरा है सप्लीमेंट्री।
प्रोज जो होता है इसकी हिंदी होती है गद्यांश, जिसमें पूरे कक्षा 9 में 9 पाठ, कक्षा 10 में 9 पाठ हैं। और पोट्री जो है वो हमें 8 नंबर देगा, जो कि पोट्री में कुल 10 पोएम हमें पढ़ना है, और सप्लीमेंट्री जो है वो 12 नंबर की है, जिसमें कुल 9 पाठ हैं। तो 9 पाठ इधर सप्लीमेंट्री के, 9 पाठ इधर हमारे प्रोज के, 10 पाठ इधर हमारे पोट्री के। इतना पूरा मिलाकर अगर हम अच्छे से पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो 35 नंबर हम पा जाएंगे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसमें प्रोज में 5 एमसीक्यू पूछेगा। 5 एमसीक्यू में जैसे अगर पूछ लिया, आप पाठ पढ़े हो तभी बता पाओगे, कि कह दिया मान लो कि व्हाट वाज द नेम ऑफ नेल्सन मंडेला, डॉक्टर नेल्सन मंडेला की पुत्री का नाम क्या था। तो अगर नेल्सन मंडेला की पुत्री का नाम आप जानते रहोगे तभी तो आप बता पाओगे। 4 ऑप्शन देगा, उसमें जो सही होगा उसी को आपको बताना है। अगर पूछ लिया कि ट्रिकी की मिस्ट्रेस मालकिन कौन थी, तो आप मिसेस पंपरे जानते हो, ये सप्लीमेंट्री का पार्ट है, इसमें भी देखो 5 एमसीक्यू पूछा है। तो ऐसे ही हर पार्ट से वो पूछेगा। अगर आप जानते रहोगे तभी आप आंसर दे पाओगे, नहीं तो आप आंसर कहाँ दे पाओगे। जैसा कि आगे देखते हैं, 5 एमसीक्यू का आंसर देंगे टिक मार करके 5 नंबर, और जो पार्ट हमारे पार्ट हैं कक्षा 10 में प्रोज में, उसको अगर आप पढ़ लोगे बच्चों तो उसमें से मात्र 2 शार्ट आंसर करना है, जो कि एक शार्ट आंसर के पीछे आपको 2 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे। तो 3 दूना 6, 3 टू जा 6, तो 6 नंबर हमारे शार्ट आंसर मिलेंगे, 5 नंबर हमारे एमसीक्यू मिलेंगे, और 1 नंबर हमारे लॉन्ग आंसर मिलेंगे। लॉन्ग आंसर मीन्स क्या होता है, जो क्वेश्चन शार्ट आंसर होता है उससे थोड़ा सा आपको बड़ा लिखना पड़ेगा। जैसे प्रोज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, कह देगा कि कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का चरित्र चित्रण बताइए, या कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक का चरित्र चित्रण बताइए, या ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पूछ लेगा। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया आपने पढ़ा होगा, उसमें 3 पार्ट हैं, एक कुर्ग हो गया, या टी फ्रॉम असम हो गया, ये बेकर फ्रॉम गोवा हो गया। तो इन पाठों को आपको पढ़ना पड़ेगा। सरमन एट बनारस पूछ लिया, तो आपको पढ़ना होगा। अगर आप पढ़ोगे ना तभी तो आंसर पाओगे। तो कहा गया है कि 2 शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको 6 नंबर के, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 4 नंबर के। हालांकि ये पाठों को मैं बहुत जल्द वीडियो प्रोवाइड करूंगा, आपको टेंशन लेने की थोड़ी भी आवश्यकता नहीं है। तो 5 + 6 इक्वल टू कितना हो गया, 11, 11 + 5 इक्वल टू 15। यहाँ पर लिखा भी हूँ कि 5 + 6 + 4 इक्वल टू 15 नंबर। तो 15 नंबर कौन देगा, प्रोज। सुन में आ गया। अब आते हैं पोट्री पे। पोट्री में एक स्टेंजा पूछेगा, उसमें से 2 एमसीक्यू पूछेगा, यानी कि पूरे 10 पार्ट में कौन से पोएम का नाम है, क्या पोएम का नाम है, क्या पोएट का नाम है, जरूर याद करिए। अगर याद कर लेंगे ना तो ये एमसीक्यू पोएट के नाम से एक जरूर बनता है कि इस पोएम का पोएट कौन है, और अगर सही टिक मारोगे ना तभी 1 नंबर पाओगे। और दूसरी बात ध्यान देना एक चीज़ और, कि जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें 4 लाइन पोएम लिखना पड़ेगा, वो 3 नंबर का होगा। आप जानते हो, पढ़े होगे तो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का 2 पोएम है, एक डस्ट ऑफ स्नो, एक फायर एंड आइस है, और सबसे अंतिम पोएम है फॉग, कार्ल सैंडबर्ग का है। उस तीनों को याद कर लो। मान लो अगर स्टेंजा दे दिया, फॉग का दे दिया, तो आप डस्ट ऑफ स्नो का 4 लाइन पोएम लिख देना, या फॉग का नहीं दिया, डस्ट ऑफ स्नो का स्टेंजा दिया है तो आप फॉग का लिख देना, या आप लिख देना फायर एंड आइस का। तो इस तरीके से 3 और +2 इक्वल टू 5 नंबर आपको मिल जाएगा। सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया कितने नंबर का आएगा मनीष सर, 3 नंबर का। अब सोचो, आपके 10 पोएट्री में से मैं 2 पार्ट बता रहा हूँ, 2 पोएम का सेंट्रल आइडिया याद करो, एग्जाम में जरूर आएगा। एक अमंडा, एक टाइगर इन द जू। अब कहोगे इतना ज़्यादा अनुभवी हैं आप, बहुत ज़्यादा गहरे जाकर बता रहे हैं, 10 में से 2 बता दे रहे हैं, जरूर आएगा जरूर आएगा। बेटा मेरा अनुभव है, अगर आप करते हो, मानते हो मेरी बात को, तो आप पेपर देकर जिस दिन आओगे ना उस दिन मुस्कुराओगे कि सर ने जो बताया था वो आ गया। टाइगर इन द जू और अमंडा दोनों का सेंट्रल आइडिया याद करके जाओ, और फॉग और डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, इस तीनों पोएम को याद करके जाओ। अगर ऐसा करते हो तो पूरे पोएट्री में 8 नंबर ही आपके रहेंगे। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री में। सप्लीमेंट्री में 12 नंबर हैं और प्रोज में 15 नंबर। 3 नंबर यहाँ क्यों कम हुआ, क्योंकि जिस तरीके से प्रोज है उसी तरीके सप्लीमेंट्री है। बस आपके प्रोज में 2 शार्ट आंसर करना है और सप्लीमेंट्री में 1 शार्ट आंसर करना है। तो यहाँ 5 एमसीक्यू 5 नंबर के हो गए, और 1 शार्ट आंसर हो गया 3 नंबर का, 1 लॉन्ग आंसर हो गया 4 नंबर। और करेक्टर स्केच आप भूल ही जरूर पढ़ना। मैं पाठ को पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा आपको, और एक ही बार पढ़ना है, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैरेक्टर स्केच आप भूलिए, हमेशा पूछता है और इस बार भी पूछेगा। 5 + 3 इक्वल टू 4, 5 + 3 + 4 इक्वल टू 15। तो 12 नंबर, 5 + 3 + 4 इक्वल टू 12, सॉरी 12 नंबर इधर, 8 नंबर इधर और 15 नंबर इधर। और अगर इसे हम जोड़ेंगे तो हम पाएंगे कितना नंबर, 35 नंबर। तो इस तरीके से ये फ्लो चार्ट था आपके सामने। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ बच्चों, यहाँ पर आपसे निवेदन किया गया है कि प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कृपया मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और मेरे चैनल का नाम है मनीष के वीडियो। और ज़बरदस्ती नहीं है बच्चों
कि आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब ना, ना। अगर आपको लगता है कि मनीष सर ने इतनी मेहनत की है, हमारे लिए की है, हमें अच्छा नंबर दिलाने के लिए या हमारे माँ-बाप का नाम रोशन करने के लिए, अगर मैं आपके साथ थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा-सा मेहनत कर दीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने कमेंट को करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है। यहाँ पर नीचे मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर। ये मैंने क्यों दिया है? ये इसलिए दिया है कि ताकि अगर आपको लगता है कि सर जो वीडियो में हमको समझ नहीं आया, या आपको लगता है कि सर जी अभी तक हम बाहर कमा रहे थे, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि मैं तो फेस किया हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चे बाहर कमाने जाते हैं। उनको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, घर परिवार को सँभालना होता है। वो बच्चे हमारे, अगर ऐसा लगता है कि मनीष सर अब टाइम बहुत कम बचा है, हम क्या-क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, आप उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो हमको जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक आपकी हेल्प करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट करके फ़ोन भी कर सकते हैं। मैं आपको फ़ोन का रिप्लाई भी दूँगा, जवाब भी दूँगा, क्योंकि मेरे अंदर एक बात है कि मैं विवेकानंद और स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का अनुयायी हूँ। तो एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बात कही थी कि मैं मरने से बहुत डरता हूँ। हर व्यक्ति मरने से डरता है, परंतु वो मरने से डरते थे क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि अगर मैं मर जाऊँगा तो मेरे साथ जो चीज़ें हैं, ये जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये मेरे साथ दफ़न हो जाएँगी। यानी कि उनका मानना था कि मैं मरूँ, परंतु मेरे अंदर जो चीज़ें हैं, जो ज्ञान है, जो चीज़ें हैं, मैं लोगों को दे करके, किसी का अच्छा करके, किसी के साथ अच्छा करके, किसी को आगे बढ़ा के मरूँ, तो मेरे मरने में मुझे डर नहीं लगेगा। तो मेरी विचारधारा थोड़ी-सी उनसे ही मिलती है। मैं सोचता हूँ कि मैं उनका फॉलोवर हूँ, तो मैं उनको मानूँ, उनकी बातों को अन्याय करूँ, और कर भी रहा हूँ। जो मेरे अंदर ज्ञान है, मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपको, अगर मैं दे दूँगा और अगर मेरे साथ कुछ घटनाएँ घट जाती हैं, तो मैं बहुत शांति से मरूँगा। या मेरे साथ कुछ भी बात हो जाती है, तो आप मेरे साथ खड़े रहोगे कि हाँ मनीष सर, आपने हमारे लिए किया था, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो अगर उस वक्त को देखना है, आप मेरे साथ खड़े रहोगे, तो अभी तो वक्त नहीं आया है, परंतु अभी जो वक्त है पढ़ने का है, इसको अच्छे से पढ़ो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और जो भी नहीं आता है वो कमेंट करो, उसकी वीडियो मैं बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करूँगा। ये मेरा नया चैनल है, थोड़ा सा आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है बच्चों। तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आगे। जय हिंद, जय भारत।